नमस्कार दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर के अंदर आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वाड समूह में कितने देश शामिल हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द क्वाड ग्रुप? तो चार देश शामिल हैं क्वाड समूह में। मालाबार 2020 में क्वाड समूह के चारों देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी। अगस्त 2020 में रक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक में ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने के मुद्दे पर चर्चा हुई, परंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका था। लेकिन इस बार चारों देश एक साथ अभ्यास करेंगे। मालाबार नौसैनिक अभ्यास कितने देशों के मध्य किया जाता है? The Malabar Naval Exercise is conducted between how many countries? तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। The Malabar Naval Exercise is a trilateral military exercise held annually between the Indo-US Japan navies. मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी। 2015 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद से यह एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाले अन्य अभ्यास पिच ब्लैक और ओसिनडेक्स हैं। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन अधिनियम 1873 क्या है? व्हाट इज द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873? तो 1824-26 के एंग्लो बर्मी युद्ध में असम को जीतकर ब्रिटिश अधिकारियों ने पहली बार पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश किया था। ब्रिटिश अथॉरिटीज एंटर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कंक्यूरिंग असम इन द एंग्लो-बर्मीज वॉर ऑफ 1824-26। युद्ध के बाद इस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया और 1873 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन अधिनियम के रूप में अपनी पहली प्रशासनिक नीति लागू की। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस अधिनियम का उद्देश्य इस क्षेत्र में स्वदेशी जनजातियों की संस्कृति और पहचान को सुरक्षित करना था। किंतु कई जानकार मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार इस अधिनियम के माध्यम से पूर्वोत्तर के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही थी। ब्रिटिश सरकार ने इसी अधिनियम के माध्यम से इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की थी। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? वेयर इज दी कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बीइंग रन? तो तेलंगाना में। तेलंगाना के अंदर चलाई जा रही है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। एनजीटी के अनुसार यह विशेष रूप से आवश्यक है कि अगर परियोजनाएं बहुउद्देशीय हैं तो उनके लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है। एनजीटी ने कहा कि पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता को इस तर्क से खारिज नहीं किया जा सकता कि परियोजना को आंशिक रूप से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना द्वारा स्वीकृत किया गया था, जैसा कि वर्तमान मामलों में हुआ है। एनजीटी के अनुसार इस तरह की परियोजनाओं के लिए केवल दस्तावेजी स्वीकृति के बजाय एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है और इसके बाद जहां भी आवश्यक हो विवरणों का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि क्या है? व्हाट इज द मीडियम डिस्टेंस न्यूक्लियर पावर ट्रीटी? तो 1987 में हुई यह संधि भारत, अमेरिका और यूरोप तथा सुदूर पूर्व में उसके सहयोगियों की सुरक्षा में मदद करती है। दिस ट्रीटी साइंड इन 1987 हेल्प्स प्रोटेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज इन यूरोप एंड द फार ईस्ट। यह संधि अमेरिका तथा रूस की 300 से 3400 मील दूर तक मार करने वाली जमीन से छोड़ी जाने वाली क्रूज मिसाइल के निर्माण को प्रतिबंधित करती है।
इसमें जमीन आधारित सभी मिसाइलें शामिल हैं। 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और उनके तत्कालीन यूएसएसआर समकक्ष मिखाइल गोर्बाचेव ने मध्यम दूरी और छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण नहीं करने के लिए आईएनएफ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि प्रतिबंधित परमाणु हथियारों और गैर परमाणु मिसाइलों की लॉन्चिंग को रोकती है, किंतु अमेरिका की नाराजगी रूस की SS-20 की यूरोप में तैनाती के कारण थी। इसकी रेंज 500 से 5500 किलोमीटर तक है। इस संधि के तहत 1991 तक करीब 2700 मिसाइलों को नष्ट किया जा चुका है। इस संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे की मिसाइलों के परीक्षण और तैनाती पर नजर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको रेलवे के किसी भी एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई टेक्नीशियन, लोको पायलट, किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। स्वायत्त निकाय कौन से होते हैं? व्हाट आर ऑटोनोमस बॉडीज? तो इन निकायों की स्थापना दिन प्रतिदिन के कार्यों को सरकारी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्रता एवं लचीलेपन के साथ करने की जरूरत को ध्यान में रखकर की जाती है। These bodies are established keeping in mind the need to carry out day-to-day tasks without government intervention with independence and flexibility. इन्हें मंत्रालय विभागों द्वारा संबंधित विषय के साथ स्थापित किया जाता है तथा अनुदान के माध्यम से पूर्ण या आंशिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसे संस्थान अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों को किस सीमा तक उत्पन्न करते हैं। ये अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के साथ साथ संबंधित पदों एवं शक्तियों इत्यादि के निर्देशों के माध्यम से विनियमित किए जाते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी कब लाई गई थी? When was the लुक ईस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड? तो 1990 के दशक में लाई गई थी लुक ईस्ट पॉलिसी। 1995 में दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किए, जैसे कि ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया और भारत ताइपे एसोसिएशन आदि। हाल ही में ताइवान ने कोरोना वायरस रोगियों के इलाज में लगे चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए भारत को 1 मिलियन फेस मास्क प्रदान किए थे। चीन ताइवान विवाद क्या है? व्हाट इज द साइनो ताइवान डिस्प्यूट? तो चीन और ताइवान के बीच सबसे बड़ा विवाद आधिकारिक पहचान को लेकर है। जहां एक ओर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए आधिकारिक मान्यता चाहती है, वहीं ताइवान के लोग रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए आधिकारिक मान्यता चाहते हैं। The biggest dispute between China and Taiwan is about the official identity. While the Communist Party of China wants official recognition for People's Republic of China, while the people of Taiwan want official recognition for Republic of China. विश्व के अधिकांश देश पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को तो मान्यता देते हैं, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने वाले देशों की संख्या काफी कम है। इसके अलावा चीन का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ताइवान को चीन के अभिन्न अंग के रूप में देखता है। इस वर्ग को एक चीन नीति का समर्थन माना जाता है। इस समूह के अनुसार ताइवान चीन का अभिन्न अंग है और जो लोग पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त करने होंगे। इस नीति के समर्थक मानते हैं कि ताइवान चीन का ही हिस्सा है और कुछ समय के लिए चीन से अलग हो गया है तथा जल्द ही इसे कूटनीतिक अथवा सैन्य माध्यम से चीन में शामिल कर लिया जाएगा। ताइवान कहाँ स्थित है? वेयर इज ताइवान लोकेटेड? तो ताइवान पूर्वी एशिया का एक द्वीप है जिसे चीन और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक विद्रोही क्षेत्र के रूप में देखती है। ताइवान इज एन आइसलैंड इन ईस्ट एशिया
which China and the Communist Party of China sees as a rebel zone। तकरीबन 36,197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस द्वीप की आबादी 23.59 बिलियन के आसपास है। ताइवान की राजधानी ताइपे है, जो कि ताइवान के उत्तरी भाग में स्थित है। जहां एक और चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है, वही ताइवान में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मंदारिन ताइवान में राजकार्यों की भाषा है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आप चाइना से कितनी दूरी पर है ताइवान। बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाएं, तो यह आदतें आपका वक्त बदल देती। काफी बार लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर यह बुरी आदत है, उन्हें पता भी चल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर समय रहते हुए आपने अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बुरी आदतें आपका वक्त बदल देंगी। इसीलिए कहा गया है कि बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाएं, तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।